यूट्यूब चैनल। आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो भी दो तरीके से किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैन बी डन इन टू वेज। एक होता है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक क्या होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसके अंडर SN1 और SN2 आता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है SN1 और SN2, और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ही हमारा क्या आता है एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या लिखेंगे एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे SNAR, दैट इज एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें भी दो तरीका होता है, वन इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें भी क्या है हम दो तरीके से इसे कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक हमारा क्या होता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो और अब क्या है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्या बनता है माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट, और एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में क्या बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और उसमें भी हमें कौन सा मेथड पढ़ना है बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम आज इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एराइल हैलाइड ले, जैसे कि हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, अगर हम क्लोरोबेंजीन को नॉर्मली NaOH के साथ ट्रीट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, देयर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन। अगर ये रूम टेम्परेचर पे है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन या फिर नो सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। लेकिन अगर इसी NaOH को हम क्या कर दे हाई टेम्परेचर, दैट इज 673 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर प्रोवाइड कर दे, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन अगर प्रोवाइड करे जैसे कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे निकल जाता है, और यहाँ पे भी NaOH प्रेजेंट होगा। NaOH का यूज करने का पर्पस ही यहाँ है दैट वी आर प्रोवाइडिंग OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे सिर्फ ये एक प्रोवाइडर है न्यूक्लियोफाइल का। हमें यहाँ तो ये है रिएक्शन, ये हमने देखा है, ये NCERT में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा एराइल हैलाइड है, अगर विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इसमें NaOH के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वही ड्रास्टिक कंडीशन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर दे तो यहाँ पे फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं डाउज प्रोसेस। अब ये जो डाउज प्रोसेस है, ये जो क्लोरोबेंजीन से फिनोल का जो फॉर्मेशन है, ये दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो, जिसमें माइजेनहाइमर का इंटरमीडिएट बनेगा, एंड बाय एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी। तो आज हमें क्या करना है क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये बनाना है बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम पहला ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम एराइल हैलाइड में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें क्या समझना है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन लेंगे, वही डाउस प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है क्लोरोबेंजीन ले लिया है, और यहाँ पे नाइट्रो पैरा पोजीशन पे क्या है एक नाइट्रो ग्रुप लगा है,
O माइनस N प्लस। और यहाँ पे ये जो क्लोरोबेंजीन ले रखा है हमने विथ नाइट्रो ग्रुप, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो सेम चीज हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं, OH माइनस, और ये OH माइनस आया कहाँ से है, फ्रॉम NaOH, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन को समझेंगे कि यहाँ पे ये हो क्या। तो देखा जाता है कि यहाँ पे क्या लगा है, हैलोजन, और हैलोजन क्या होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस वजह से वो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसके वजह से ये OH माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 5। उसी चीज हटाने के लिए ये वाला कार्बन अपना पाई बॉन्ड, जो वीकर बॉन्ड होता है, उसको इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करता है, जिसके वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे हम बाकी के बॉन्ड्स को सेम रखेंगे, ये रहा ऐसे बॉन्ड NO, ये है, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और अब यहाँ पे क्लोरीन भी अटैच्ड है और OH भी अटैच्ड है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, बाय रेजोनेंस। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अब न्यू बॉन्ड बन गया है क्लोरीन विथ OH, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसे कौन स्टेबलाइज करता है, नाइट्रो ग्रुप। -M इफेक्ट या -I इफेक्ट से इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब कैसे स्टेबलाइज करता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आता है तब ये वाला बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और इनके ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट इज यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा विथ NO माइनस, और ये भी क्या है हमारा O माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसने अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर किया तो अब वापस ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाले में मैं बता रही हूँ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये है पुराना बॉन्ड हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है विथ क्लोरीन OH, और यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप वैसे ही पहले की तरह प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर को सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया है ताकि इस चीज में, ताकि ये चीज समझ आए कि ये नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप जो है अपने -M या -I इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। ये स्ट्रक्चर इसको समझाने के लिए दिया गया है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये याद रखना, इस स्ट्रक्चर के बाद ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ मैंने इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन को समझाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर बीच में बना दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक क्लोरीन अटैच्ड है और एक OH ग्रुप अटैच्ड है। तो आउट ऑफ द टू ग्रुप हमें पता है कि OH ग्रुप जो होता है ना, वो एक बैड लीविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, OH क्या होता है, इट इज अ बैड लीविंग ग्रुप, मतलब ये इसके कंपैरिजन में इतना जल्दी नहीं निकलता है। क्लोरीन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेके एज Cl- निकल जाएगा बाहर, लेकिन OH शेयर्ड पेयर्ड लेके OH- के फॉर्म में निकले, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, जो कि मैंने अपने लीविंग ग्रुप वाले वीडियो में बताया था। इसीलिए हम कभी भी जब OH- को निकालना होता है तो हम उसे पहले प्रोटोनेट करते हैं, ताकि वो H2O में कन्वर्ट हो जाए, विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेरिजन टू OH-। तो यहाँ पे आउट ऑफ द टू ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और अब OH लग गया है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या है, हमारा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये था हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ नाइट्रो ग्रुप एट पैरा पोजीशन। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ, अगर यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है, अगर मैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो हमने क्या देखा है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट हुआ है, ऑर्थो पे, पैरा पे, और फिर से क्या हुआ है, ऑर्थो पे,
और यहाँ पे एक बार किस पे क्रिएट हुआ है, इस ऑक्सीजन पे भी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज हुआ है। पूरे रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ है और साथ में यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा था। ये जो बना है यही हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब जो भी रेजोनेंस हुआ है उसको हमने ओवरऑल यहाँ पे सम अप करके दिखा दिया है, दैट इज ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हमें समझना है कि माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। ये जो कार्बेनाइन जनरेट हुआ है, कार्बेनाइन विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बेनाइन विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट। माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट मतलब ये है, ये जो कार्बन पे और वो भी पर्टिकुलरली ये जो ऑर्थो और पैरा पे ये जो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है और वो पूरे रिंग में जो वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट। इसका तो ये जो तीन स्ट्रक्चर बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये जो थर्ड, ये हमारा क्या है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट। मतलब क्या है कहने का, कार्बेनाइन विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइजेनहाइमर इंटरमीडिएट। अब ये देखा गया था कि बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में OH का एडिशन होता है। एडिशन किसका होता है, देयर इज एडिशन ऑफ OH माइनस, और सबसे लास्ट स्टेप में क्या देखा हमने कि हैलोजन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होता है हैलोजन का। किसका एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, हैलोजन का। मतलब यहाँ पे स्टेप 1 में एडिशन होता है, ये कहाँ पे हो रहा था, स्टेप 1 में। और ये जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो दूसरा वाला हम पढ़ेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब उसमें पहले एक चीज जाती है फिर कोई चीज ऐड होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक चीज ऐड हो रही है, एंड स्टेप में एक चीज क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये देखा गया था कि जो ये स्टेप 1 होता है, ये जो इसका स्टेप 1 है, ये जो स्टेप 1 है ये इसका स्लो स्टेप है। ये इसका क्या है, स्लो स्टेप होता है। और जो भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उस रिएक्शन का क्या बन जाएगा, RDS बन जाएगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टेप 1 जो है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि स्टेप 1 जो होता है इसका, ये ही इसका क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ऐसा क्यों होता है, तो रीजन ये है कि बिकॉज यहाँ पे जब OH ऐड कर रहा है, तो अब OH के ऐड करने पे इसका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। अब पहले कितने थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम बिगड़ जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी जो होती है वो लॉस होती है। इसीलिए ये स्टेप क्या होता है, स्लो। बिकॉज बेंजीन का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, रेजोनेंस करना। अब अगर वो प्रॉपर्टी उससे छीनी जा रही है तो वो उतना इजीली वो वाला स्टेप नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी इतना जल्दी लूज नहीं करना चाहता है। तो बिकॉज स्टेप 1 में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, इसीलिए ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप होने की वजह से ये क्या बन जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अभी हमने क्या देखा कि स्टेप 1 के बाद क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। और उस इंटरमीडिएट में अगर हम देखें तो दोनों ही चीज प्रेजेंट है, हैलोजन भी प्रेजेंट है और हमारे न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है ना, ये जो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसका जो रेट है वो दोनों के ही कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। दोनों, और वो दो कौन है, एक होगा हमारा हैलोजन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
तो अगर हम देखें तो ये कुछ SN2 की तरह हमें दिख रहा है। इसका स्टेप 1 क्या था? स्लो स्टेप था, बिकॉज वहां पे एरोमेटिसिटी क्या हो रही थी? लॉस हो रही थी। अब अगर सबसे लास्ट स्टेप में देखें तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? क्लोरीन जब निकल रहा है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? वापस जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो बिकॉज यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, इसीलिए ये वाला स्टेप क्या होता है? हमारा फास्ट स्टेप होता है। तो ये स्टेप फास्ट क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी जो होती है वो रीगेन होती है। तो यहाँ पे लिख लो, जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? फास्ट होगा। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? गेन हो रही है। एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, इसीलिए लास्ट स्टेप क्या होगा? हमारा फास्ट स्टेप होगा। तो ये एक और बात यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। और वो भी हमें याद रखना है कि वो जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे लगा होना चाहिए? जहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है। और हमें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे जनरेट हो रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे, और फिर से कहाँ हो रहा है? और ऑर्थो पे। तो ये बात सबसे ज्यादा ये पहचानने वाली बात है कि अगर किसी भी एराइल हैलाइड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे क्या होगा? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है। वहां पे क्या होता है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और जितना ज्यादा मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बात एक और याद रखने वाली है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोर द नंबर ऑफ electron withdrawing group at ortho and para position with respect to halogen, faster will be the rate of reaction. Faster will be rate of reaction. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बेंजाइन इंटरमीडिएट, जब हम बेंजाइन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो कौन से कंडीशन में होता है। अभी हमें ये याद रखना, अगर कोई भी एराइल हैलाइड प्रेजेंट है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हैं और वो भी कहाँ पे लगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, तो उसे स्टेबलाइज भी तो अगर उसे स्टेबलाइज करना है तो उस ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का उसी जगह पे होना जरूरी है ना। तो इसीलिए अगर हैलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वहां पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही हमें करवाना है। और एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अगर NO2 मेटा पे प्रेजेंट होगा तो क्या वो कोई इफेक्ट दिखाएगा? तो मेटा पे अगर NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पे लगा दे तो मेटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमें दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज एक ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे जहां जनरेट हो रहा है तो वहीं पे तो लग के वो उसे स्टेबलाइज करेगा। किसी और जगह पे लग के उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नेगेटिव चार्ज जब वहां पे जनरेट ही नहीं होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ही नहीं करेगा। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगा होता है तो यहाँ पे क्या होगा? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इस रिएक्शन में नहीं होता है। तो ये था हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमें एक दो पॉइंट्स और क्लियर करने हैं, लेकिन वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो इजीली सबको याद हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन से और जो हमारा बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, ये है, गिव द decreasing order of ARSN with sodium methoxide NaOMe
मतलब यहाँ पे कुछ मैं 4 कंपाउंड्स बना रही हूँ, उसमें हमें ये बताना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा अगर उसे हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है फ्लोरीन, ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है कि किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फास्टर होगी। ठीक है, अभी मैंने पीछे क्या बताया कि रेट इज इक्वल्स टू क्या, लीविंग ग्रुप के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के भी नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अब क्योंकि हमारा लीविंग ग्रुप सेम है, हमारा यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है, सेम है, न्यूक्लियोफाइल से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रखा है, सेम ही दे रखा है। न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो एक और चीज यहाँ पे हमारे पास बच गया, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमने यहाँ पे लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे भी इसका रेट डिपेंड करता है। रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता देते, लेकिन यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी सेम है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि जो NO2 ग्रुप हमारा लगा है, जो हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास कैसा नेचर होता है, वो -I इफेक्ट शो करता है। वो क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। अब -I इफेक्ट शो करता है और बिकॉज हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और हम लोगों को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रो का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा। और अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा तो ही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे नो इफेक्ट। फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट हम किसमें कंपेयर करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा के बीच में, बिकॉज मेटा से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मेटा यहाँ पे कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा, बी में, फिर किसमें हो जाएगा, डी में, फिर किसमें होगा हमारा ये सी में, और फिर किसमें होगा हमारा ए में। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसके लिए। अब हम इसी में दूसरा करेंगे क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं बी, सबसे ज्यादा बी होगा, फिर क्या होगा डी, फिर क्या होगा सी, और फिर क्या होगा ए। तो ये हम हटा देते हैं। तो अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन, NO2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा NO2, और आखिरी में क्या होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक बेंजीन रिंग से लगा होगा उतना ज्यादा वो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा। और अगर बेंजीन रिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा उतना ज्यादा वो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगा है, डी में, फिर किस में लगा है, सी में, फिर किस में है, बी में, और फिर हमारा क्या आखिरी में आता है, ए। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डी, फिर क्या होगी सी, फिर क्या होगा बी, और फिर क्या होगा ए। तो यहाँ पे रीजन क्या है, मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फास्टर विल बी ARSN। क्योंकि अभी पीछे बताया गया था ना, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होता है ना, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। एक हमारा क्या, कि कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा उतना फास्टर होगा, और जितना मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो भी हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की फास्टर होगी बाकी के कंपैरिजन। तो अब हम इसका सी और डी पोर्शन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का सी पार्ट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसी से एक कंसेप्ट है जो हमारा क्लियर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, और सभी के पास क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन पे। तो अभी तक हमने ए वाले पार्ट में क्या कंक्लूड किया था कि NO2 के डिस्टेंस से बता दिया था, जो ऑर्थो पे लगा था वो सबसे ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी थी, जो पैरा पे थी उसकी उसके बाद थी, ठीक है। मतलब वहां पे उस जो भी -I ग्रुप होगा जिसका डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, उतना फास्टर उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सेकेंड वाले में क्या हमने देखा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब हमें इस वाले में डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। जिसको आता है वो अपना आंसर मैच कर सकता है कि उसका आंसर सही है कि गलत है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या सोचेंगे कि क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि रेट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ लीविंग ग्रुप एंड दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा क्या सोचेंगे कि बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, कुछ के दिमाग में आएगा कि बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस हिसाब से तो किसी कुछ का ट्रेंड क्या बनेगा, डी, क्योंकि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन, फिर क्या होता है ब्रोमीन, तो क्या हो गया डी, सी, बी और फिर ए। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत है। यहाँ पे लीविंग ग्रुप के टेंडेंसी से हमें डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसका स्टेप 1 देखा था जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उन स्टेप्स में कहीं पे भी हैलोजन निकल नहीं रहा था टिल आखिरी स्टेप। जब तक हम आखिरी स्टेप पे नहीं पहुंचे थे तब तक वहां पे वो जो भी लीविंग ग्रुप था हैलोजन था वो रिंग से अटैच था। सबसे लास्ट स्टेप में जो हैलोजन या होता है या जो लीविंग ग्रुप होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, लेकिन लास्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। वहां पे कोई भी चेंजेस अगर हो रही है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज स्टेप 1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हैलोजन निकला ही नहीं है, लीविंग ग्रुप निकला ही नहीं है, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि क्या जनरेट हो रहा था रिएक्शन में, क्या जनरेट हो रहा था, कार्बन आयन जनरेट हो रहा था, कार्ब एनायन जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि जो कार्बन आयन को जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जो कार्बन आयन को जितना स्टेबलाइज करेगा। अब स्टेबलाइज करने के लिए तो कुछ सोचेंगे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अगर साथ में जो भी हैलाइड या जो भी लीविंग ग्रुप लगा है वो जितना ज्यादा उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जो कार्बन आयन को जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो उतना क्या करेगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देगा। और हमें पता है कि कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में सोचना छोड़ दो तो ये वाले ग्रुप्स अगर हैलोजन जो लगे वो कार्बन आयन को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने का तरीका क्या है, उस पे जो अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो उस नेगेटिव चार्ज को जो अपनी तरफ जितना ज्यादा खींचेगा वो उतना ज्यादा उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड greater will be the stabilization of negative charge and faster will be the rate of reaction। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, more the electronegative atom greater will be stabilization of
कार्ब एनायन एंड फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, क्योंकि जो भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है ना उसे स्टेबलाइज कौन करता है? कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रखा है, अब इसे स्टेबलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है उसे कौन कम करेगा? तो डिपॉजिट, अगर कोई चीज डिपॉजिट है तो उसे हटाने वाला होना चाहिए ना। तो आउट ऑफ द फोर कौन सबसे जल्दी हटाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन जो यहाँ अटैच्ड है वो क्या करेगा? जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसकी खींचने की पावर सबसे ज्यादा है ना, तो वो उस तरीके से इस वाले कार्बन आयन, वो उस तरीके से कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है अदर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होगी? ए की, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट था ये मैंने वहां पे नहीं बताया था ताकि क्वेश्चन से ये बात जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट के लिए हम पहले से हटा देते हैं। तो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन जिसको आता है वो अपना प्रोडक्ट बना ले और देखे कि उसका आंसर और जो मेरा आंसर है वो मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? I प्लस, ये कंपाउंड दिया है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ये Br माइनस। अब बोला क्या गया है कि इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, दैट इज NaOPH। ये क्या है हमारा? सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये यूज करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो Na प्लस हट जाएगा, क्या बच गया? O फिनॉक्साइड बच गया, दैट इज PHO माइनस। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहला चीज यही है, एक बात याद रखो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एलिमिनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रहेगा वहां पे एडिशन एलिमिनेशन ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एडिशन एलिमिनेशन takes place when electron withdrawing group is present at ortho or para with respect to क्या? eliminating group, with respect to eliminating group। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन तो होगा ही होगा। ये ही पहचान होती है एडिशन एलिमिनेशन की। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एलिमिनेटिंग ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या होगा? ये आयोडीन ही तो होगा, I प्लस। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन तो क्या होगा ही होगा। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो अब प्रोडक्ट में जब हम फिनॉक्साइड जो है वो अटैक किधर करेगा? इस रिंग से अटैच्ड होगा कि इस रिंग से अटैच्ड होगा, ये डिसाइड करने के लिए यही चीज है। देख लो, अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हटता है तो जो भी हमारे न्यूक्लियोफाइल होगा उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे होगा? पैरा पोजीशन पे होगा, जो कि एक कंडीशन है। तो इसी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कैसा करेंगे? आयोडीन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होगा? निकल जाएगा और इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड अटैच हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का। यहाँ पे क्या होगा? OPH और यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इट इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट और साथ में क्या बन जाएगा? I, और इसके साथ भी क्या है? ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है। तो ये इस रिएक्शन का हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट बन गया। अब अगर इसी में एक और बी पार्ट दे रखा है, बी पार्ट में क्या कर रखा है हमारा?
ये बी पार्ट दिया है, यहाँ पे भी I प्लस है, इसको भी सेम किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। तो अगर सोडियम फिनॉक्साइड, अब फिर इसमें भी हमें बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब देख के ही समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट है, पैरा पे पोजीशन प्रेजेंट है, तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहीं से होगा। तो अगर यहाँ पे फिनॉक्साइड अटैक करेगा तो वो इस रिंग के साथ जुड़ेगा कि इस रिंग के साथ जुड़ेगा, वो इस रिंग के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे होगा। बिकॉज यहाँ पे तो नाइट्रो ग्रुप का क्या है, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होने के वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। मेटा पोजीशन के वजह से क्या होगा, नो इफेक्ट। तो यहाँ पे जब ये कोई इफेक्ट ही नहीं पैदा कर रहा है तो ये इस रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं बनाएगा। तो जब रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट ही नहीं होगी तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पे है तो ये रिंग को इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो इसी वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमें इस रिंग से अटैच करके आंसर बनाना है, ना कि उससे। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेम पुराने की तरह N2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OPH प्लस, साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया जिसमें यहाँ पे आयोडीन लगा होगा और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हमारा क्या है, NO2 ग्रुप लगा है। तो ये इसके प्रोडक्ट बन गए। तो अब हम इसका एक और लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसका C पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, SO3 ये है हमारा क्वेश्चन, और इसमें भी सेम वही चीज बोला है कि इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। तो अब हमें बताना है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, और ये भी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर, और दोनों का पोजीशंस भी सही है, मतलब ये भी पैरा पे लगा है, जो कि सही बात है भाई, हमें ये चाहिए या तो ऑर्थो पे लगा है तो पैरा पे लगाओ, और ये भी कहाँ पे लगा है, पैरा पे लगा है। तो भाई दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें ये पता, अब भाई अगर दो सेम चीज है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना कि कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपैरिजन टू अदर, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमें पहचानना होगा कि वेदर सल्फोनिक एसिड इज अ बेटर ग्रुप या फिर नाइट्रो ग्रुप इज अ बेटर विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि जो सल्फोनिक एसिड, जो सल्फोनिक ग्रुप होता है ना, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, माइनस आई इफेक्ट भी होती है और उसके पास माइनस आर इफेक्ट भी होता है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम सल्फोनिक का तो हमने डिसाइड कर लिया, अब हम नाइट्रो पे आते हैं। अगर हम नाइट्रो के पास आए तो नाइट्रो के पास भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी ये शो करता है और ये भी माइनस आर इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर हम माइनस आई इफेक्ट सल्फोनिक और नाइट्रो का कंपेयर करें, मतलब अगर हम माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 देखे और माइनस आई किसका देखे, सल्फोनिक का, तो जो माइनस आई इफेक्ट नाइट्रो का जो होता है ना, वो सल्फोनिक से ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन सल्फर। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो करोगे ना, अगर ये दोनों भी सेम ही हो जाए, क्योंकि दोनों ही माइनस आई माइनस आर शो कर रहे हैं, अब अगर इसका भी सेम ही होगा माइनस आई माइनस आर इसके जैसा, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर तो कुछ बच ही नहीं जाएगा। तो अब हम दोनों ही इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट एंड नाइट्रो ग्रुप का सल्फोनिक ग्रुप से ज़्यादा होता है, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होता है। अब क्या बच गया हमारे पास, आर इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, माइनस आर इफेक्ट
ऑफ सल्फोनिक जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रो। यहाँ पे तो ये रीजन क्या है, बिकॉज सल्फोनिक का जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाइट्रो के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा बनता है, इसी वजह से सल्फोनिक का माइनस आर इफेक्ट नाइट्रो के कंपैरिजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका माइनस आई ज्यादा है, यहाँ पे इसका सल्फोनिक का माइनस आर ज्यादा है। तो कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे क्या होता है ये देखा गया है कि यहाँ पे जो इसका माइनस आर इफेक्ट होता है ना सल्फोनिक का, वो नाइट्रो के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है, इसी वजह से सल्फोनिक इज अ बेटर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। सल्फोनिक क्या हो जाएगा, इज बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन नाइट्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फोनिक क्योंकि ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया एज कंपैरिजन टू नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे इसका माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है एज कंपैरिजन टू माइनस आई इफेक्ट। तो इस वजह से अगर ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ आके जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया, यहाँ पे सल्फोनिक जोड़ लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आयोडीन जुड़ा है और साथ में NO2 जुड़ गया। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जितने भी पॉइंट्स थे पहले मैंने थ्योरेटिकल में समझा दिया और फिर उसके बाद जो बचे कुचे थे वो मैंने 2 क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों के साथ क्या होता है, कंसेप्ट तो सबको आते हैं लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्विंग पे आता है तो बच्चों से क्वेश्चन होते नहीं है। तो इसी वजह से जो बचे हुए कंसेप्ट थे, और यही बस कंसेप्ट है, पहला तुम्हें देखना होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा लगा है। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो रिंग को क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है और उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस को बढ़ा देता है। अब अगर और दूसरा हमें क्या देखना होगा कि अगर कितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जितना ज्यादा मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा कि ये देखो कि जो हमारा हेलाइड आयन या जो भी हमारा लीविंग ग्रुप लगा है उसमें से उस फैक्टर में तुम्हें लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी देख के आंसर नहीं बताना है, वहां पे ये देखना है कि कौन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करता है, बिकॉज यहाँ पे जनरेट ही हो रहा था कार्बेनाइन एज अ इंटरमीडिएट। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा ना उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी से डिसाइड नहीं करोगे, किससे डिसाइड करोगे कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है जो कि बाद में लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो बस इतना ही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।